गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर और मातुश्री मोघविया महिला आर्ट्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में आप सभी का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को गति देते हुए हमारे इस मंच पर तीन महनीय वक्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो न केवल अपने विषय के विशेषज्ञ हैं बल्कि अर्जुन के उस गांडीव धनुष के समान जिस विषय पर इनकी महारत हासिल है उससे न केवल छात्र बल्कि उन पुस्तकीय पाठ्यक्रमों में जो इनका लेखन है उससे अनगिनत विद्यार्थी लगातार लाभान्वित होते रहे हैं। सर शैलेश मेहता साहब हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में ये हमारा विश्वविद्यालय खुद उस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उस विश्वविद्यालय का आप विभागाध्यक्ष हैं। आपका मार्गदर्शन निरंतर हमारे महाविद्यालय को मिलता रहा है, खास करके पाठ्यक्रम आदि को लेकर के। और मैंने अपने प्रिंसिपल वेलिया सर के मुखारबिंदु से सर के विषय में जो बातें सुनी हैं, मुझे बड़ी तमन्ना थी कि सर को एक बार मैं कम से कम देख लूं। ऐसा कभी संयोग नहीं बना 2 साल में कि मैं विभाग में विश्वविद्यालय में जाकर के सर से मुलाकात कर सकूं। ये मेरी कमी है, मैं अपनी कमी मानता हूं। और लेकिन यह सौभाग्य है कि जो मेरे मन में सर के प्रति जो स्नेह भाव था, वह स्नेह भाव का आकर्षण ही था कि महाविद्यालय में सर को खींच करके लेकर के आ गया ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सर एमए हिंदी में विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। यह तभी संभव है कि जो अपने विषय के प्रति महारत हासिल किया हो। इन्होंने कबीर और अखा के काव्य में सामाजिक चेतना एवं तुलनात्मक अध्ययन विषय पर अपनी पीएचडी की है। स्वाभाविक है कि आप ये जान लीजिए कि कबीर पर अगर जो कोई काम करता है, कबीर मतलब मध्यकाल के संत कवियों में जिसका सबसे बड़ा नाम आता है, पहला जो नाम आता है, कई हैं, नामदेव हैं, नानक हैं, कबीर, रैदास, दादू, कई संत परंपरा हैं, लेकिन कबीर उन कवियों में एक ऐसे कवि हैं कि जब उनकी बात आती है तो वहाँ वो एक अकेला व्यक्ति जो कई व्यवस्थाओं से टकरा रहा है, सामाजिक व्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था से, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था से, और यहाँ तक वो उन धार्मिक व्यक्तियों के उस बनाए हुए माया जाल से भी टकरा रहा है जहाँ वो करा कि पांडे तो ही कौन कुमत लागियो। हाँ, उस व्यवस्था का विरोध करने वाले व्यक्ति पर काम करना अपने आप में एक बड़ा काम है। और सर ने जिस व्यक्ति पर काम किया निश्चित रूप से वह बड़ा काम है। इसके साथ ही सर कई विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ कि 25 विद्यार्थियों को अभी तक सर ने पीएचडी की उपाधि, इनके अंदर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। और लगभग 100 विद्यार्थियों से ऊपर सर का विद्यार्थियों को इनके अंदर लघु शोध प्रकाशित कर चुके हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इन्होंने बीज वक्तव्य, विशिष्ट वक्ता के लिए और गणमान्य वक्ता के लिए इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके उस साहित्य और संगोष्ठी में अपने ज्ञान का दीपक या ज्योति जलाई है। इसके साथ ही सर ने कई भारत की चर्चित जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें सर का निरंतर शोध आलेख प्रकाशित होता रहा है। और मैं जो शोधार्थी हैं, खास करके सौराष्ट्र विश्वविद्यालय जो हैं और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के बाहर के भी जो शोधार्थी हैं, सर को अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैंने सर का एक आर्टिकल्स मैं इलाहाबाद में था उस समय, अभी मैं आज सुबह ही वो ध्यान कर पा रहा था
कबीर पर मैंने सर का एक आर्टिकल बहुत पहले पढ़ा था, अगर मैं सही हूँ तो। मैंने उस समय पढ़ा था कि कबीर को जानने के लिए आपको उस व्यवस्था में जाना पड़ेगा जो व्यवस्था इस समाज को जो है पैरों में जंजीर बांध करके काम करती है। उस व्यवस्था को समझना पड़ेगा, और जब उस व्यवस्था को आप समझेंगे तभी आप कबीर को समझ पाएंगे। और कबीर को समझने के लिए आपको एक प्रगतिशील विचार की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी विचारधारा जहाँ पर आपको जो है परंपरा और उस ब्राह्मणवादी मानसिकता के विरोध में जो कबीर लिख रहे हैं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मणवादी विचारधारा वह किसी भी जाति धर्म समुदाय में हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब मैंने ब्राह्मण को कुछ नहीं करा, ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो पोषक रहे उस पोषक का उन्होंने जो है विरोध किया। और ऐसी विचार दृष्टि मैंने सर के जो है उस आर्टिकल्स में कहीं पढ़ा था, जो मैं सत्य हूँ क्योंकि बहुत साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैं सर को जो है सम्मान के लिए अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर गिरीश वेलिया सर से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप सर को जो है शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान पत्र आदि दे करके सर को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे वक्ता के रूप में श्रीमती बीवी धानक आर्ट्स कॉमर्स साइंस एंड मैनेजमेंट कॉलेज बगसरा जिला अमरेली से हमारे बीच एक ऐसे महनीय विद्वान यहाँ पर डॉक्टर बीजे पटेल साहब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिनकी मैं ये उपलब्धियों को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ज्ञान और लेखन का जो तारतम्यता होनी चाहिए वो मैं डॉक्टर बीजे पटेल साहब में देख रहा हूँ। इन्होंने, मैं देख रहा हूँ एक लंबी जो है उपलब्धियाँ, पुरस्कार और लेखन, संपादक, अनुवादक, वक्ता, उद्घोषक, गीत, संगीत, गायकी, मेडिटेशन, आध्यात्मिक व मूल्यनिष्ठ शिक्षण में इनकी विशेष रुचि रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो मेडिटेशन और अध्यात्म की जो ज़रूरत मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के कहीं न कहीं जीवन में महसूस की जाती है, अध्यात्म की जो महसूस की जाती है, अगर उस दिशा में सर का काम है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है कि शिक्षा जैसे पेशे से जुड़ कर के आप इस दिशा में भी काम कर रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपके एक बुक्स और 8 जो है रिसर्च पेपर जर्नल्स में जो है प्रकाशित हो चुके हैं, और आपने कई जो है सेमिनार में वक्तव्य दिया है, बीज वक्तव्य दिया है, नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रही है। इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात जो है मैं सर के विषय में, ये तो हम शिक्षक पेशे में हैं तो सेमिनार वगैरह ये तो अटेंड करते ही हैं। मैंने सर के विषय में जो सुना यहाँ आकर के महाविद्यालय में विगत 2 वर्षों में, सभी ने सर की जो है एक कंठ से यही प्रशंसा करते थे कि सर को ज़रूर बुलाइएगा। तो मेरे अंदर भी ऐसी इच्छा थी कि मतलब कि सर को बुलाने के पीछे कारण क्या है, तो लोगों ने कहा कि एक बार आप ज़रूर सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सर को हमने क्यों बुलाया है। तो मैं उसी आश्चर्य में जो है अभी भी पसोपेश में हूँ कि सर का वक्तव्य सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ, और मैं बड़ी विनम्रता के साथ जो है सर को सम्मानित करने के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग के श्री जयमीन जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आएँ। जयमीन सर हैं?
तो भूषण सर, मैं भूषण सर से आग्रह करता हूँ, ये भी अंग्रेजी विभाग के हमारे प्राध्यापक हैं। मैं भूषण सर से आग्रह करता हूँ कि आप जो है मंच पर आएँ और सर को जो है पुष्पगुच्छ, शॉल और सम्मान से जो है सम्मानित कर, दोनों लोग। तीसरे वक्ता के रूप में हमारे ही महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर निरूपा जी टाक, आप गुजराती विषय की जो है अध्यापिका हैं। आपने जो है गुजराती विषय के साथ साथ एमए, एमफिल, पीएचडी की पढ़ाई की है। 1 वर्ष तक आपने आईआईटी गांधीनगर में गुजराती विषय के में प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किया है। 2024 से मातुश्री मोगविया महिला आर्ट्स कॉलेज में आप रेगुलर प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। उनके पीएचडी का विषय कोश निर्माण की प्रक्रिया और गुजराती कोश परंपरा। वाकई ये विषय बड़ा टफ होता है, कोश निर्माण करना। मुझे लगता है कि लेखन की सबसे कठिन प्रक्रिया है, और कोश निर्माण वही कर सकता है जिसमें भाषा की बहुत ज़्यादा पारंगत हो, जो भाषा में बहुत ज़्यादा ज्ञान को धारण करता हो। तो निश्चित रूप से इनके शोध को जो है मैं व्यक्तिगत तौर से कहता हूँ कि बेहतर ही है। दूसरी बात ये है कि आपने गुजराती लोक साहित्य की प्रेम कहानियों में प्रकृति का चित्रण विषय पर उन्हें श्री जवेरचंद मेघानी लोक साहित्य केंद्र, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट द्वारा एक लघु शोध परियोजना के रूप में भी अनुमोदित किया गया था, और उन्होंने इस पर शोध कार्य पूर्ण किया। इसके अलावा उनके पीएचडी महाशोध शोध प्रबंध को अचला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2024 का पुरस्कार भी मिला है। इसके साथ ही गुजराती साहित्य की ज्ञान समृद्धि नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही लोक गुर्जरी, बुद्धि प्रकाश, साहित्य सेठ, सेतु, सोरठ आदि पत्रिकाओं में उनके 20 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, और साहित्य सेतु हेत ई जर्नल में एक लघु शोध भी प्रकाशित हो चुकी है। इस प्रकार वे गुजराती साहित्य के अध्ययन के साथ साथ चिंतन और आलोचना के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसी विदुषी वक्ता को मैं मंच पर सम्मानित करने के लिए हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका जयश्री बेन, डॉक्टर जयश्री बेन से मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं मैम को पुरस्कृत करने के लिए। जयमीन सर, मैम हैं? मैम मुझे लगता है नीचे हैं। मैं विलास मैडम से आग्रह करता हूं कि वे आएं और मैम का जो है सम्मानित करके उनका सम्मान करें। इस महाविद्यालय के संरक्षक एवं हम सभी के अभिभावक परम श्रद्धेय प्राचार्य श्री डॉक्टर वेलियस सर को सम्मानित करने के लिए मैं सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष मेहता सर से निवेदन करता हूं कि सर को पुष्पगुच्छ दे करके सर का सम्मान करें। वरिष्ठता और गुणग्राहिता में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ,
कार्यक्रम को गति देते हुए मैं सीधे अपने विषय पर आता हूं। अभी इस द्वितीय सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश मेहता सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपका विषय वर्तमान समय में हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता। यह एक ऐसा विषय है कि जो हिंदी साहित्य की जो प्रासंगिकता वर्तमान में है कि मैं हिंदी क्यों पढ़ूं। जैसे लोग लिटरेचर से, साहित्य से दूर भाग रहे हैं कि साहित्य हमें रोजगार नहीं दिला सकती, साहित्य हमारे जीवन को सुधार नहीं सकती। क्या वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता अब भी उतनी है? इन सारे विषयों पर जो है सर विस्तृत रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरपूर्वक सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि सर अपना महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य दे करके हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। नमस्कार। परम आदरणीय, परम स्नेही वैलियत साहब, मित्र स्वरूप डॉक्टर बीजे पटेल, दोस्ती तो हो गई हमारी, उपाध्याय जी और बहन जी, हमारी शिक्षा संस्था और हिंदी साहित्य अकादमी बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। आप सब के सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सितंबर का महीना ये हम हिंदी वालों का महीना है। 5 सितंबर को शिक्षक दिन और फिर लगातार हिंदी दिवस, ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। मेरे सामने भी कुछ महानुभाव बैठे हैं। हमको तो पता होता है, लेकिन संगोष्ठी में आने का ये फायदा है। लोग परिचित होते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग विषय को तैयार करके आते हैं, तो हम सब सुनते हैं। हिंदी के संदर्भ में यहाँ बहुत अच्छी बातें हुई, राष्ट्रभाषा को लेकर, राजभाषा को लेकर, और प्रयोजन मूलक हिंदी जो है, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है तो मैं जरा संकेत कर देता हूँ। आज का जो समय है वह प्रयोजन मूलक हिंदी का समय है। आमतौर पर दक्षिण भारत को हम हिंदी का विरोधी मानते हैं, लेकिन उन लोगों को अपनी फिल्में हिंदी भाषा में डबिंग करके रिलीज करनी पड़ रही है। मतलब उन्होंने भी हिंदी का महत्व तो स्वीकार कर लिया, मान लिया कि भाई हिंदी के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता से पहले हमारे अलग अलग भूभाग के स्वतंत्र सेनानी एक दूसरे से जो वार्तालाप करते थे तो वो हिंदी में वार्तालाप करते थे। देश में इतनी भाषाएं हैं, ये लोग एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो हमारा काम कैसे चले? हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कोई नहीं कहता, लेकिन हम खुद ब खुद हिंदी में बोलने लगते हैं। तो ये हिंदी का फायदा है, हमारा काम सरल हो जाता है। अब जहाँ तक साहित्य की प्रासंगिकता की बात है, क्योंकि यहाँ 2 जो आयाम खींचकर हमने बाहर लिए, साहित्य और संस्कृति। जूनागढ़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कितने राजा, नवाब, कैसे कैसे लोग जूनागढ़ में हो गए। जूनागढ़ का अपना कितना विस्तृत इतिहास है, राजनीति की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी बनी तो उसे नाम दिया भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी। ये साहित्य की जीत है। किसी राजा का नाम नहीं दिया, नवाब का नाम नहीं दिया, नाम किसका दिया? नरसिंह मेहता का।
जिनको खुद को उसकी अपनी जाति ने निष्कासित कर दिया था। नरसिंह मेहता को जाति से बाहर निकाल दिया और आज हम उसका नाम दे रहे हैं। तो यह साहित्य की प्रासंगिकता है कि भाई बिना साहित्य के हमारा काम चल नहीं सकता। यहाँ एक नाम का उल्लेख हुआ, प्रेमचंद। प्रेमचंद असल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, पहले उर्दू में लिखा करते थे नवाब राय के नाम से। बाद में उनको एहसास हुआ कि उर्दू जानने वाले इतने नहीं है, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं, कि बात यहाँ से वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तो ये कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि प्रेमचंद ने हिंदी सीखी और बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया और चमत्कार हो गया। बराबर। हम जब उपन्यास की कहानी की बात करते हैं तो कहते हैं पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। आज हिंदी कहानी और उपन्यास का जो स्वरूप है वह कभी नहीं होता अगर प्रेमचंद बीच में नहीं आते। जिसे आज हम खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी, ये मूलतः ब्रज की एक बोली है। भारतेंदु युग तक जो भी कविता साहित्य लिखा गया अधिकतर ब्रज में और अवधी में लिखा गया। ऐसा माना जाता था कि हिंदी भाषा इसके योग्य नहीं है कि उसमें कविता लिखी जा सके। गद्य तो हम लिख सकते हैं, निबंध नाटक हो जाएगा, लेकिन हिंदी अक्खड़ भाषा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को समझाया कि हम अच्छी से अच्छी कविता हिंदी में लिख सकते हैं। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र ने अपनी कविता ब्रज में लिखी। और देखिए द्विवेदी युग से यह चमत्कार हुआ। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, ये कविगण उत्कृष्ट हिंदी में कविता लिखने लगे और वह कविता बढ़ते 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 कहाँ तक आ गई। फिल्मों में जो गीत होते हैं, आश्चर्य होता है, वो हिंदी में होते हैं। इस भाषा को कविता के योग्य नहीं समझा जाता। हम खाली बैठे होते हैं, दिमाग में कोई गीत घूमता है, वो हिंदी का होता है। उदित नारायण, कुमार सानू, श्रेया घोषाल, किशोर कुमार, मुकेश, वो किस भाषा में गाते हैं? हिंदी में गाते हैं। केबीसी 25 वर्ष हो गए उस शो को। अगर हिंदी में नहीं होता नहीं चलता। प्रधानमंत्री विश्वविख्यात उदाहरण, हिंदी भाषा का उपयोग करते करते कहाँ तक पहुँच गए। बराबर। तो हिंदी का अर्थ केवल वो दूसरी तीसरी की परीक्षा या वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा ही नहीं है। हिंदी का अपना बहुत बड़ा स्वरूप है, बड़ा आयाम है। अब जहाँ तक हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता की बात है, प्रेमचंद स्वतंत्रता से पहले जो कुछ लिख गए, जमींदारी प्रथा, महाजनी सभ्यता, इसके खिलाफ लिखा। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, जमींदारी प्रथा नाबूद हो गई। आज जमींदार केवल फिल्मों में है, किस्सों कहानियों में है, हकीकत में कहीं कोई जमींदार है नहीं। तो ये सीधा फायदा कि भाई साहित्य से क्या होता है, तो साहित्य से ये होता है। साहित्य का कितना प्रभाव होता है, जबरदस्त प्रभाव होता है। किसी की बेटी का नाम कैकेयी या मंथरा नहीं होगा, ये तुलसी साहित्य का प्रभाव है। भले ही वो भगवान को नहीं मानता, बेटी का नाम रख चल कैकेयी, नहीं,
तो ये सीधा प्रभाव है। साहित्य के प्रभाव से हम लोग बच नहीं सकते। कबीर ने लिखा कि हरी है खांडू रेतु मही बिखरी, हाथी चुनी न जाई, कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चींटी होई के खाई। शास्त्रों में परमात्मा ऐसे बिखरा हुआ है जैसे रेत के बीच रेत के साथ चीनी मिला दी गई हो। वो हाथी के काम की वस्तु नहीं है। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, गुरु ने अच्छा उपाय दिखाया, चींटी होई के खाई। अगर एक बार तुम चींटी बन जाओ तो वो चीनी है वो तुम खा सकते हो। यहाँ हाथी अहंकार का प्रतीक है। अहंकारी लोग जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में कितना कुछ आता रहता है और समय के अनुसार हमें वह छोड़ देना पड़ता है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म बन जाते हैं, निरअहंकारी बन जाते हैं, तो सीख सकते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब तलवार का मूल्य कितना होता है और सुई नगण्य। कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं नोवेल्टी स्टोर से, तो सुई तो व्यापारी मुफ्त में दे दे, अब सुई का क्या, ले जाओ। लेकिन जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार नाकामयाब रहती है, तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो छोटों का भी महत्व है। हम दलित चेतना या नारी विमर्श ऐसी बातें करते हैं, हमारे साहित्य के अध्येता तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये कोई आर्टिकल का विषय नहीं है। इसे हम अपने जीवन में उतारें। हमारे आसपास जो दलित है हम उनका यथोचित सम्मान करें, मान सम्मान दें उसको। नारी विमर्श, प्रेमचंद ने कहीं ऐसा दावा नहीं किया, लेकिन उनके साहित्य में ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। वो निर्मला कहती है अपनी बेटी के लिए, जब वो अपनी ननद को सौंपती है मरने से पहले, कि चाहे जहर दे दीजिएगा या कुंवारी रखिएगा, लेकिन किसी दुहाजू या किसी प्रौढ़ के साथ इसका विवाह मत करना। क्योंकि निर्मला ने स्वयं अपने जीवन में वह बात झेली है। दहेज प्रथा वो मामूली, उस समय 1500-2000 रुपये के लिए उसके पिता की उम्र के साथ निर्मला का विवाह कर दिया। तो ये सारी बातें साहित्य से हमको मिल जाती है। अब साहित्य के संदर्भ में कहा ना कि भाई वो कभी बात पुरानी नहीं होती। प्रासंगिकता का अर्थ है कि हम उससे वर्तमान संदर्भ में सीख सकते हैं। बात पहले हो गई लेकिन सीखते हम आज हैं। एक बार एक नवविवाहित दंपति, वे लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। मुंबई जैसे स्टेशन गाड़ी कम रुकती है, तो अभी तो वो ट्रेन आई वो लोग इतनी भीड़ भाड़, क्योंकि पति वो पुरुष, ट्रेन देखी धड़ाधड़ वो चढ़ गया, पत्नी रह गई, गाड़ी चलने लगी। फिर उसे अफसोस भी बहुत हुआ, अरे वो अकेली है, अनजान स्टेशन, मोबाइल थे नहीं, क्या होगा। तो सामने एक बुजुर्ग बैठे थे डिब्बे में, सामने की सीट पर। उसने पूछा, बेटा तुमने रामचरितमानस पढ़ा है? अरे अंकल, यहाँ मेरी पत्नी रह गई और आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं, पहले मेरा जवाब तो दो। नहीं पढ़ा, हाँ, इसलिए गलती हुई। जब राम लक्ष्मण और सीता केवट की नाव में बैठते हैं गंगा पार जाने के लिए, तो राम पहले हाथ पकड़कर सीता को बिठाते हैं। तो ये प्रासंगिकता है। हम क्या करते हैं, धर्म ग्रंथों की पूजा करते हैं, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता होती है। हनुमान समुद्र के किनारे जब विराट स्वरूप लेते हैं, बराबर, बिल्कुल तैयार लंका में जाने के लिए, संपाति ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब जा नहीं सकता, मैं गिद्ध दशरथ का मित्र हूं, मैं देख सकता हूं कि अशोक वाटिका में सीता है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता, वरना जरूर चला जाता। कोई तैयार नहीं हो सका। फिर हनुमान तैयार होते हैं, विराट स्वरूप लेते हैं, लेकिन विराट स्वरूप लेने के बाद भी हनुमान जाम्बुवान से पूछते हैं कि मुझे वहां जाकर करना क्या है। घटना बहुत छोटी है, लेकिन उपयोगिता बहुत बड़ी। जाम्बवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हे जाम्बुवान, तुम इस समय हम में से सबसे बुजुर्ग हो, तो मुझे समझाओ कि मुझे लंका में जाकर करना क्या है। और जाम्बुवान सिखाते हैं। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब काम तो युवा पीढ़ी करेगी, लेकिन वो पूछ कर काम करे कि मुझे वहां जाकर करना क्या है। तो ये सारी बातें प्रासंगिक है। वास्तविक स्तर पर अगर हम देखें, व्यवहारु स्तर, बराबर, कबीर की जो बात हुई थी, बराबर, कबीर तो जुलाहा थे, तो चादर कपड़ा वो सब तैयार करते थे, बराबर। तो प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं कि चदरिया जीनी रे जीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो। ये चादर यानी हमारा शरीर हमें प्राप्त हुआ है, शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दिन ही। ये चादर तुम्हें 2 दिन के लिए दी गई है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीन ही। वो ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, चादर को मैली कर देते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, बराबर। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया, निर्लेप होकर, बिल्कुल बराबर, जैसी थी वैसी की वैसी लौटा दी। तो प्रासंगिकता, हम जो कुछ पढ़ते हैं, सिलेबस में पुस्तकें होती है कि भाई कुल मिलाकर आपने तैयार क्या किया। मैंने काम किया कि भाई, तो मुझसे वो रेफरी ने यही पूछा था कि भाई तुम्हें क्या फायदा हुआ, तो एक दृष्टि विकसित हुई, बराबर। किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन प्रयागराज वही है, संगम का स्थान भी वही है, गंगा और यमुना भी वही है, उल्टे अधिक स्वच्छ है, अब जाओ स्नान करो। तो कबीर को पढ़ने का ये लाभ। लेकिन नहीं, उन्हीं दिनों लोग इतनी भीड़, इतनी गंदगी कि भाई आप पवित्र बनने के लिए जा रहे हैं कि उल्टे मैले होने जा रहे हैं, हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते, इतनी गंदगी। तो कबीर को पढ़ने का ये फायदा है। हम आस्था को प्रणाम करते हैं, जाओ, बराबर, वही नदियाँ है, वही स्थान है, सब वही। जरा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो आस्था के स्तर पर कबीर तो बहुत पहले कह गए कि गंग केरी मछली तव न छाड़े दुर्गंध।
देखिए तर्क कैसा किया कि गंगा में से अगर मछली को आप बाहर निकालो और नाक के पास रखोगे तो दुर्गंध आएगी। अगर एक बार दो बार नहाने से उद्धार हो सकता है तो उन मछलियों का तो उद्धार हो ही जाना चाहिए जिसका पूरा जीवन गंगा में व्यतीत हुआ है, बराबर। लेकिन ऐसा होता नहीं, बराबर। तो कहा ना कि भाई मन की मैल को उतारो, मन के दुर्गुणों को आप कम करो, और जो जितना, वो हमारे गिलहरी की कथा है ना कि वो पीठ को पानी में भिगोती है, फिर रेत के कण चिपक जाते हैं, राम सेतु में सहायता करती है, थोड़ी थोड़ी सहायता, बस इतना इतना ही। लेकिन हम अगर अच्छे काम कर सकते हैं तो भी बहुत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम शब्दों में कबीर की बिहारी दास जी की तरह जो गागर में सागर भरने की आपने कोशिश की वो निश्चित रूप से सफल रही है। और रैदास एक बहुत बड़े संत कवि थे, उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन आपका पवित्र है तो किसी भी पात्र में अगर वो जल है तो आपको गंगा ही नज़र आएगी, और मन अगर आपका मैला है तो गंगा क्या त्रिवेणी में भी स्नान करके आएंगे तब भी कोई फलीभूत नहीं हो सकता है, मन पवित्र नहीं हो सकता है। आपने कबीर और प्रेमचंद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों व्यवस्था से लड़ रहे हैं, और उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो दलितों का, किसानों का, मजदूरों का शोषण कर रहा है, उस व्यवस्था के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है उस मध्यकालीन समाज में जो है आवाज़ उठा रहा है, और एक व्यक्ति अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और वह व्यक्ति प्रेमचंद ऐसे नहीं बन जा रहा है, वह प्रेमचंद इसलिए बन जा रहा है क्योंकि जो है उसकी जो है सोजे वतन रचनाएं जब्त कर ली जा रही हैं, तब वो जो है प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने के लिए आ रहा है। उस व्यक्ति की जो रचना है अपने आप में, जैसा सर ने कहा ना, अपने आप में अद्भुत है। साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी को तो कबीर और प्रेमचंद को निश्चित पढ़ना चाहिए। जैसे अंग्रेजी के जितने भी टीचर होते हैं या विद्यार्थी होते हैं वो शेक्सपियर को पढ़ते हैं, वैसे जो है कबीर और प्रेमचंद को आपने पढ़ लिया। कहा भी जाता है कि अगर भारत को जानना है तो सिर्फ प्रेमचंद को आप पढ़ लीजिए। प्रेमचंद को आपने पढ़ लिया तो पूरे भारत का जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसको पूरी तरीके से आप जान जाएंगे। सर ने बड़ी ही बारीकी से एक एक विषय को छोटे छोटे कहानियों और गीत और कविता दोहे के माध्यम से जो अपनी बात रखी है, उसके लिए मैं सर को साधुवाद देता हूं, और मैं उनका हृदय से आभारी हूं कि सर ने जो है यहाँ आकर के अपना महत्वपूर्ण समय दिया।